भाजपा का पासमानदा प्रेम, क्या बीजेपी का हृदय परिवर्तन हो रहा है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे मित्र हैं अली अनवर साहब, पेशे से पत्रकार हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी। ये किताब देख लीजिए, ये किताब आप अगर पढ़ना चाहें तो जरूर मंगवाएं। मसावात की जंग, बिहार के पासमानदा मुसलमान। जब उन्होंने ये किताब प्रकाशित की तब से मुस्लिम समाज के अंदर जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, वो डिस्कशन के, विमर्श के केंद्र में आया। उसको उन्होंने नाम दिया पासमानदा। अभी आप देख रहे होंगे पासमानदा को लेकर कई बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी पासमानदा का जिक्र किया। क्या बीजेपी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, या फिर एक तरफ हिंदू यूनिटी की बात करती है बीजेपी, सब हिंदू है, और दूसरी तरफ मुसलमानों में क्या उस विभाजन को तेज करने के फिराक में है वोट को लेकर? कई सवाल हैं, इस सवाल पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजीव पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी पैनी नज़र इस तरह के मुद्दों पर रहती है। क्या क्या चल रहा है पासमानदा को लेकर भारत की राजनीति में, अभी उस पर चर्चा होगी। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। संजीव जी, स्वागत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है पासमानदा को लेकर? देखिए, जो पासमानदा को लेकर पिछले 6 महीने 8 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स में एक गहमागहमी है कि मुस्लिम वोटरों की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार खुल के बोलना शुरू किया है कि आप उनके बीच जाइए और उनका मत हासिल करने का प्रयास कीजिए, उनको अवेयर कीजिए, और ऐसा ना लगे कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, ये उन्हें बताने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री ने भी जब पीछे बैठक थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो वहाँ भी उन्होंने संदेश दिया पार्टी नेताओं को, और उसके बाद कई जगहों पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पसमानदा मुसलमानों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित भी कर रहे हैं। जैसे बिहार विधान परिषद में ही अभी डॉक्टर संजय पासवान ने कार्यक्रम का आयोजित किया था, पसमानदा कोई मुस्लिम नेता थे उनको लेकर किया था। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक नया प्रयोग आप कह सकते हैं, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या भाजपा का दिल या हृदय परिवर्तन हो गया है, ये एक बहस का विषय हो सकता है कि क्या भाजपा को लगने लगा है कि जो भारतीय मुसलमान एक सच्चाई हैं, 30 करोड़ की 20 करोड़ की आबादी है, और उनके सहयोग के बिना वो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में राज नहीं कर सकते, या ऐसा तो नहीं है कि जो मेजॉरिटी हिंदू जो भाजपा के परंपरागत समर्थक वर्ग है वो भाजपा की तरफ से खिसकता नजर आ रहा है। तो कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट की, वोट गैप की जो वो है, उसका इंतजाम कहाँ से किया जाए कि अगर कुछ वोट, जैसे कुछ इन्होंने जैसे रिफॉर्म्स अब पहले भी किए थे मुसलमानों से संबंधित, जो ट्रिपल तलाक को लेकर जो लॉ बना के लेके आए, तो ये सारी चीज़ों में इनका ये बार बार तर्क था कि मुस्लिम महिलाएं हमारे समर्थन में आ रही हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है, और कई बार दावा भी किया कि हमें मुस्लिम बहुल इलाकों से हमें वोट भी मिला है। तो इस तरह का प्रयास ये चाहे कानून के माध्यम से करें या लोगों से, जैसे वेलफेयर स्कीम में भी उनको लाने की, जो पसमानदा मुसलमानों के लिए सरकार कौन कौन से वेलफेयर की स्कीम लेके आ रही है, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को बताने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी गई है। अब सवाल ये है कि देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रही है कि हम पसमानदा वोटरों के बीच जाएंगे, हम उनको समझाएंगे, उनके वेलफेयर स्कीम को की बात करेंगे, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। पीछे एक नया डिबेट भी कंट्री में शुरू हुआ है कि जो दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन की बातचीत शुरू हुई है, और उस पर बहस भी हो रहा है, और एक चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस पर स्टडी करेगी कि दलित मुसलमानों को क्या आरक्षण में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जिंदा रखना चाहेगी 2024 के इलेक्शन तक, ताकि ये हर तरह का, इससे देखिए किसी को समाज में वेलफेयर जब देने की बात करते हैं तो समाज में एक विवाद भी पैदा होता है और समाज में एक रिफ्ट भी पैदा होता है।
कि जो पहले जो लाभार्थी हैं वो विरोध करेंगे तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि अगर कहीं विरोध हुआ, आपस में कंट्राडिक्शन हो गया। विद इन मुस्लिम समाज सिर्फ पसमानदा की बात करेंगे तो उससे भाजपा चाहेगी कि जो अपर कास्ट मुस्लिम्स और जो लोअर कास्ट मुस्लिम हैं उनके बीच एक सामाजिक रिफ्ट पैदा हो, जो जनरली भारतीय जनता पार्टी की जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जैसे आप देखिए कि किसी स्टेट में जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, तो जैसे वो हरियाणा है तो वहाँ मुस्लिम आबादी अगर सिर्फ मेवात रीजन में है और बाकी रीजन में मुसलमान एकदम ही नहीं है तो वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया। उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस नॉन यादव ओबीसीज का जो रिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक रिफ्ट को तेज किया जिससे कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले। बिहार में भी बड़ी समझदारी से भाजपा जमीनी लेवल पे एक बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। वो अपोजिशन के लीडरों को भी पता होगा कि उनका अच्छा वर्क तो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, जो सामाजिक चुनाव है वो मेरे हिसाब से कोई अच्छा वर्क नहीं है। उन्होंने एमबीसी और ओबीसी जातियों को, जो शक्तिशाली ओबीसी जातियों को बिहार में भी ये प्रयोग कर रहे हैं कि टकराया जाए। मोस्ट बैकवर्ड जातियां जो हैं, अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां जो यादव जाति है, उन यादव जैसे दबंग जाति बिहार में मानी जाती है, कुर्मी दबंग जाति मानी जाती है, तो उनको मोस्ट बैकवर्ड से टकराओ कि देखिए आपका हिस्सा ये मार रहे हैं। जैसे वो कौन सा एक कमीशन बना भी हुआ है, रोणी कमीशन। सवर्ण में नहीं पूछता है किसका हिस्सा कौन खा गया। वो सवर्ण को तो वो टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत समर्थक वर्ग तो सवर्ण ही है, इस बात को तो आप मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ सवर्ण के बल पे आप शासन तो नहीं ला सकते या सीटें तो जीत नहीं सकते। स्वर्ण जो है माहौल बनाता है और इसमें भी माहौल बनाएगा कि देखिए जी मजबूत जातियां जो है आपका हिस्सा खा रही हैं, अति पिछड़ी जातियां। वही सवर्ण में ये पूछा जाए जी, ये किसका हक किसने खा लिया तो कोई बताएगा ना? कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। आप आपस में अभी तो कथावाचक लोग जो है, ब्राह्मणों का काम था, उसमें बनिया लोग मार लिया एंट्री। हाँ, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि बड़े जो कथावाचक हैं उसमें ब्राह्मण कम है, ब्राह्मणों की संख्या वहाँ घट रही है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का जो एक जो हिस्सेदारी थी कथावाचन के द्वारा जीवन यापन का, धन अर्जन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं जीवन यापन की बात करूंगा, तो वहां पे जो दूसरे समाज के जो कथावाचक हैं वो धीरे धीरे ब्राह्मणों को रिप्लेस कर रहे हैं। उसमें पिछड़ी जातियों के आए हैं, लेकिन इस समय वैश्य समुदाय के जो कथावाचक भी हमें काफ़ी देख रहे हैं। एक महिला कथावाचक राजस्थान की हैं, वो बहुत ही पॉपुलर कथावाचक हैं। और अभी जो एक मध्य प्रदेश में जो एक विवाद हुआ है, कोई कथावाचक है जिन पे नागपुर में कोई मुकदमा दर्ज हो गया था, महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के कोई कथावाचक हैं, तो वो भी शायद वैश्य समाज से हैं, वो अग्रवाल हैं। तो निश्चित रूप से कथावाचन जो है परंपरागत रूप से तो ये ब्राह्मणों का बनिया लोग छीन रहा है काम है और उस पर किसी दूसरे का ऐसे अधिकार शास्त्रों में नहीं दिया गया है। लेकिन अब वो समाज बदल रहा है, 21वीं शताब्दी आ गया है, तो वैश्य समाज के लोग भी उसमें आ गए। मोदी फैक्टर तो नहीं है? नहीं, उसमें इनकम भी है। अब देखिए, उसको धर्म को अगर अर्जन से आप जोड़ेंगे और उसमें अगर पैसा आने लगेगा तो ऑटोमेटिक समाज का दूसरा तबका भी, कोई भी दूसरे तबके की भी नजर जाएगी उस पर कि इसमें पैसा आ रहा है, भाई इसमें जाओ। तो कथावाचन से इनकम बहुत है, इसको आप मानिए ना मानिए। तो उसमें दूसरे लोगों का भी आ गया है, दूसरे लोग हम लोग भी शुरू करेंगे कथावाचन। नहीं, वो कर सकते हैं कथावाचन पे, तो अब देखिए रोक तो सकते नहीं। अगर वैश्य समुदाय का आ गया तो बाकी लोग भी आ सकते हैं, कौन मना करा। पिछड़ी जातियों के तो कथावाचक पहले ही आए हैं, रितंबरा हैं, फिर वो उमा भारती जी हैं, पिछड़ी जातियों के साहू है, यामिनी साहू छत्तीसगढ़ में। अच्छा, वो भी कथावाचक हैं। ओके, तो और नहीं, पिछड़ी जाति के सबसे दबंग जाति के सबसे बड़े कथावाचक हैं बाबा रामदेव, जो बहुत बड़े व्यापारी भी हैं और साथ में कथावाचक भी हैं। कितना बड़ा साम्राज्य है उनका, मतलब कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य है बाबा रामदेव का। तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों का वर्चस्व इससे टूट रहा है। जो धार्मिक जो एक जो पूरा का पूरा जो इस क्षेत्र में पूजा पाठ से रिलेटेड से लेके कथावाचन से लेके जो तमाम उसमें था, उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व टूटता हुआ नजर आ रहा है। फैक्ट है। कई दूसरे संत, राजपूत संत भी हुए हैं, अब उनको आप कैसे माइनस कर देंगे? स्वामी चिन्मयानंद हो गए, स्वामी सुरेशानंद हो गए, कई नंद आए जो भारतीय जनता पार्टी, इनफैक्ट ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का वर्चस्व को भारतीय जनता पार्टी ने तुड़वाया है। जितने सांसद जीत के आए थे 1990-92 के, जितने भी सांसद जीत के आए थे, जितने कथावाचक थे, वो ब्राह्मण थोड़ी थे, वो ज्यादातर राजपूत जाति से थे। उसके बाद पिछड़ी जाति से भी आए। साध्वी रितंबरा विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ी रही हैं, फिर उमा भारती भी भाजपा के साथ सांसद जुड़ी रही हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि कथावाचन में ब्राह्मणों का वर्चस्व टूट रहा है। 100% टूटा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस पर कोई रिसर्च करेगा तो बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कथावाचन में जो दूसरे समुदाय के लोग हैं,
और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि इन कथावाचन में जातिगत प्रमोशन भी है। मतलब मोदी फैक्टर इसको मान सकते हैं। जैसे कोई वैश्य समुदाय का कथावाचक है तो उसको उस इलाके के तमाम जो वैश्य समुदाय के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनका समर्थन मिलता है। कई उनके नेताओं का अगर उनके कथावाचन में जाइए तो उस समुदाय से जुड़े हुए नेता और जो अधिकारी हैं वहाँ बैठे हुए नजर आएंगे, उनको बाकायदा प्रमोट किया जाता है। मोदी फैक्टर मान सकते हैं। मोदी फैक्टर मान के चलिए, कुछ आर्थिक कुछ ऐसी स्थितियां बदल जाती है, ऐसी बन जाती है। अकेला तो मोदी फैक्टर तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे PSUs और बहुत सारे जो पार्टी के अंदर और तमाम जगह वैश्य समुदाय के बहुत प्रभावशाली लोग हैं उसमें। अभी तक नहीं, देखिए मैंने कथावाचकों पे तो स्टडी किया है, मैं देखता हूँ सबकी जाति वाति पे स्टडी करता हूँ कि कौन सा कथावाचक है। PSU पे मैंने अभी कोई स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा अगर आपने कहा है तो, कि उसमें जो तमाम दूसरी जातियों के कितने लोग आए हैं। जितने जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के उठा के देखिए, हाँ, उसमें निश्चित रूप से ब्राह्मणों का वर्चस्व घटा है और बड़ियों का वर्चस्व निश्चित रूप से उसमें बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनका जनरल सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष की सूची देखिएगा तो उसमें बनिया डोमिनेट करते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ही जब उस वैसे समुदाय से हैं तो डेफिनेटली है कि डोमिनेट तो दोनों पदों पे, इंपॉर्टेंट पदों पे कर रहे हैं कि जो दोनों वैसे समुदाय से हैं, बनिया समुदाय से हैं। तो चलिए आते हैं बेसिक इस पॉइंट पे, मसावात की जंग और पसमानदा पे। दो इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम अभी हुआ है। एक तो मोहन भागवत का स्टेटमेंट आपको याद होगा, हजार वर्ष से मुस्लिम ये हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है, और जो इसमें इशारा था आपने देखा ही होगा, उस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी अम्बेडकरनामा पे। दूसरा BBC की डॉक्यूमेंट्री अभी आई है जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये दो घटना, क्या इसका दबाव है? दूसरा कि अगर पसमानदा प्रेम अगर जग रहा है तो ये भी तो बताना चाहिए कि गुजरात हिंसा में जो मैसेकर में जो लोग मरे थे उसमें कितने पसमानदा थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस सारे घटनाक्रम को अलग अलग दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे कई घटनाक्रम को, तो उसमें एक बड़ी सी इनर कंट्राडिक्शन दिख रहा है। जैसे मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया अपने मुखपत्र में, जो स्टेटमेंट दिया, तो अखबारों में जो मैं छपा था मैंने देखा, तो उसमें निश्चित रूप से उन्होंने आया कि जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की उन्होंने बात करी है। जैसे जो वो एक वेस्टर्न थिंकर्स जो देते हैं ना, जो कि ये कॉरपोरेट की लड़ाई नहीं थी और ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच जो लड़ाई थी वो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था। उस सेम थ्योरी पे मोहन भागवत जी ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किताब भी है जो उसने लिखा है। तो वो थ्योरी मोहन भागवत जी के बयान में मुझे नजर आया कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है और हिंदू अब उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अवेयर हैं कि हमें कोई मुसलमान खत्म नहीं कर सकता है। मुसलमानों के साथ मिलके तो आनंद मजे लिए, पूरे दरबार में तो वही थे, सलाहकार, मंत्री, सूबेदार। देखिए वो बेसिकली, देखिए भारतीय मुसलमान और हिंदू दोनों की एक बड़ी ट्रेजेडी है कि वो हिंदू देखता है कि वो मुसलमान थे और मुसलमान ये देखता है कि वाकई मुसलमान थे, हमने रूल किया, लेकिन वो रियल वर्क में जो शासक थे वो हिंदुस्तान में 2000-3000 आए थे, वो शासन करने आए थे, वो कोई इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने तो आए नहीं थे। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि जो मोहन भागवत साहब ने जो ये बात करी है, तो उसी बीच आप दो और चीज़ों को देखिए कि क्या इनर कंट्राडिक्शन बीजेपी के अंदर है या बीजेपी के कुछ नेताओं और संघ के बीच है। जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ, तो उसके चीफ गेस्ट कौन थे? एक भारतीय मूल का मुसलमान शासक गोयना का, जो मुसलमान किसका हुआ था वार्षिक सम्मेलन? प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल बाद सरकार कराती है, सरकार। प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसमें NRI जाते हैं, तो उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो गोयना के जो थे शासक, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी हो, इरफान अली थे, जो इंडो गोयनियन मूल के हैं, और वो चीफ गेस्ट थे। और अब देखिए कि 26 जनवरी को भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो एक मुसलमान हैं, मिस्र के जो शासक हैं, अल सीसी। तो एक ही साल में, एक ही महीने में 2 इस्लामिक नेतृत्व, इस्लामिक मतलब धर्म से संबंधित, देखिए वो किसी देश के शासक हो सकते हैं लेकिन उनका मूल व्यक्तिगत धर्म तो इस्लाम है, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही है। उसी बीच प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के बीच हमें जाना चाहिए, उसी बीच एक BBC की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है जिसको भारत में प्रतिबंधित किया जाता है और हटवाया जाता है।
तो कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री उस इमेज से निकलना चाहते हैं जो गुजरात के दंगों के दौरान जो उनका इमेज बना था, और प्रधानमंत्री ये भी सोच रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री की एक बहुत ख्वाहिश है, वो मोहन भागवत समझते भी होंगे ना समझें, प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे नेहरू के बराबर बैठना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, नेहरू ने गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व किया था, रशिया और अमेरिका के बीच दो ग्रुप था, और ये प्रधानमंत्री रशिया अमेरिका और ये पूरा नॉर्थ जो है वो अलग तरीके से, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ को लीड करना चाह रहे हैं। अभी G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही है, तो इसी बीच आप अखबारों में लगातार देख रहे होंगे ग्लोबल साउथ का प्रचार हो रहा है, मतलब कि दुनिया का जो दक्षिणी भाग है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। और अभी उन्होंने पीछे भाषणों में कई जगह ग्लोबल साउथ का किया है कि ग्लोबल साउथ का ये होना चाहिए, वो अपने आप को एज ए लीडर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, जब ग्लोबल साउथ का जब वो लीडर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम नेहरू से ऊपर कैसे बैठे हैं। नेहरू नॉन अलाइन मूवमेंट के लीडर थे उस समय, नेहरू थे, नासिर थे और टीटो थे, तीन थे। अमेरिका और रूस से अलग थे, ठीक है, एक उनका वैश्विक कद था। प्रधानमंत्री चाहते हैं वैश्विक कद बने, लेकिन इनके वैश्विक कद बनने में कई बाधाएं आ जाती है, जैसे एक ऐसी पार्टी से संबंधित होना जो एक दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, गुजरात के दंगे कहीं ना कहीं जैसे हंट करने लगता है, जैसे बीबीसी का मसला आ गया, तो प्रधानमंत्री बीबीसी ने कहा धब्बा है, वो धब्बा है। तो अब देखिए G20 की मीटिंग के दौरान ही बीबीसी का ये डॉक्यूमेंट्री आना प्रधानमंत्री की इमेज पे बहुत बड़ा वैश्विक डेंट है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड डेंट मारने की कोशिश है। तो मेरा ये मानना है कि जब ग्लोबल साउथ का जब आप लीडर बनने की बात करते हैं तो एक और प्रॉब्लम आती है। ग्लोबल साउथ की जब लीडर बनने की बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ के मेजॉरिटी कंट्री में मुसलमान बहुत हैं। इंडोनेशिया लार्जेस्ट कंट्री, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का। ग्लोबल साउथ में बांग्लादेश आता है, ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान आता है, और ग्लोबल साउथ में वेस्ट एशिया के देश आ जाते हैं जो इस्लामिक कंट्री है। तो उनकी लीडरशिप लेने के लिए आपका अगर इमेज दक्षिणपंथी हिंदू का होगा तो वो तो आपको लीडर नहीं मानेंगे। वो क्यों मानेंगे? आप सिर्फ 100 करोड़ की आबादी वाले देश को राज कर रहे हैं तो आपको लीडर थोड़ी मान लेंगे। देखिए, लीडर कोई भी दुनिया में तब बनता है या तो आप बहुत बड़ी इकोनॉमी हो, आपका एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो, कि अगर आपके एक्सपोर्ट पे दुनिया के कई देश निर्भर हैं। अब ग्लोबल जो साउथ है उसमें ग्लोबल साउथ सारा गरीब नहीं है। ग्लोबल साउथ में वेस्ट एशिया तो बहुत अमीर है, उनके पास तेल है और उनके तेल पे आप निर्भर करते हैं, आपके ऊपर वो निर्भर नहीं है। हाँ ठीक है, आपके मार्केट में वो बेच रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप एनर्जी हंग्री स्टेट हैं, एनर्जी हंग्री देश है, तो उनके तेल के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो फिर वो ग्लोबल साउथ का जब आपको लीडर बनना है तो आपको ये इमेज सुधारना होगा। अब मोहन भागवत साहब ने जब ये बयान दे दिया तो इससे हिंदुओं को क्या फायदा हुआ, मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ, मैं नहीं मानता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो एक कोशिश शुरू कर रखी है ग्लोबल साउथ का, वो डेढ़ तो नहीं है, ये सवाल है। इससे मतलब मानना पड़ेगा कि क्या इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी में कुछ खटपट है। मैं कहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस में खटपट नहीं मान सकता हूं। हो सकता है कि बीजेपी के टॉप लीडर और आरएसएस में खटपट हो। बीजेपी में तो आरएसएस के बहुत लोग बैठे हैं जो बड़े बड़े, जेपी नड्डा आरएसएस का आदमी है, मोहन भागवत से बाहर नहीं है। नितिन गडकरी आरएसएस का आदमी है, मोहन भागवत से बाहर नहीं है। ये इंडिविजुअल हो सकता है टकराव प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के बीच की। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अगर प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं तो या तो आप बहुत बड़े इकोनॉमी हो तो आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। इकोनॉमी तो आप $2.5 ट्रिलियन के हो। आपका जो चाइना का है एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, दुनिया के कई देशों को अगर एक्सपोर्ट रोक देगा तो जैसे अभी चिप वहां से एक्सपोर्ट होना रुक गया था, प्रोडक्शन रुक गया था कोविड के दौरान, कई चीजें हुए तो हम लोग परेशान हो गए, हमारे यहाँ वो दिक्कतें आ गई। तो वो स्थिति भी नहीं है आपकी। तो सिर्फ बात पे तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर नहीं हो सकते ना, सिंपल जबान पे और भाषण पे वो आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। वो परफॉर्म करने के लिए नेहरू ने तो परफॉर्म कर दिया था। नेहरू की एक इमेज ऐसे ग्लोबल साउथ पूरे वर्ल्ड में ये बना था कि एक इमर्जिंग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लीडर है। तो इमर्जिंग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लीडर और एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट लीडर, अंतर तो है, उसमें बहुत अंतर होता है। आपको क्रिश्चियन लीडरशिप दुनिया का क्यों स्वीकार करेगी जो क्रिश्चियन देश हैं, या कोई बुद्धिस्ट कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का जैसे बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड है, वियतनाम है, जहां बुद्धिस्टों की संख्या है, वो आपको क्यों लीडर स्वीकार करेगा? या जो मुसलमान देश है, बांग्लादेशी है, वो क्यों आपको स्वीकार करेगा? इंडोनेशिया आपको क्यों स्वीकार करेगा? तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेने के लिए या तो नेहरू की तरह आप एक अपना इमेज खड़ा करें,
अब समस्या ये है कि नेहरू की तरह इमेज खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो पीछे विगत में घटनाएं घटी है, अब आप देखिए जो तमाम चीज़ें कि अब अल सीसी आ रहे हैं। अल सीसी अफ्रीका के एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री के देश। आपने एक घटनाक्रम नहीं देखा होगा जिसमें उस समय प्रधानमंत्री की बहुत परेशानी बढ़ गई थी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब पे जब विवादित टिप्पणी आई थी, भाजपा के एक महिला नेता का जब टिप्पणी आई थी, तो उस समय ये ह्यूमिलेशन हमारे जो नेतृत्व को ये हुआ था कि वेंकैया नायडू उस समय कतर के दौरे पे थे और कतर के दौरे पे उनका जो भोज था वो रद्द कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि कई इस्लामिक देशों के जो लीडरशिप ने भारतीय राजदूत को सम्मान किया था, इसमें वो लीडरशिप थे जो ट्रेडिशनली इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर के काफ़ी दोस्त हैं और प्रधानमंत्री के भी बहुत नज़दीकी हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री को जैसे दुबई में मंदिर बनाने के लिए जगह दे दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं और जो दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो दुबई के जो यूएई के जो प्रिंस हैं, वो मतलब कि हमारे मुल्क के जो हमारा जो नेतृत्व है दक्षिणपंथी हिंदू नेतृत्व के भी बहुत नज़दीक है ड्यू टू ट्रेड के कारण। कुछ इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर उनके बीच मीडिएट करता है हमारी सरकारों के बीच, और उनके बीच उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे भी अपने इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे हिंदू मुसलमान ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब पैगंबर साहब पे टिप्पणी की गई तो वो भी रिवोल्ट कर गए। वो कहते थे कि ठीक है, भारतीय मुसलमानों के लिए आपका इंटरनल मामला है, आप निपटिए उसको। वो तो अफगानिस्तान में भी है कि पश्तून जो है दूसरे मुसलमानों को मार देते हैं, ताजिकों को मार देते हैं, उज़्बेक को मार देते हैं। पाकिस्तान में भी मुस्लिम मेजोरिटी है, सिंधियों को पश्तून मार देते हैं, पंजाबी सिंधियों को मार देते हैं। वो इनर कन्फ्लिक्ट किसी कंट्री के अंदर चल रहा है, ठीक है, आपका हिंदू मुसलमान का चल रहा है, आपकी सीमा में चल रहा है, हमको बहुत उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप हमारे इष्ट देवता पर जब आपने हमला किया तो उन्होंने कंसर्न दिखाया। उस समय बहुत ट्रबल हमारे नेतृत्व को आया था, जो भारतीय फ्रिंज एलिमेंट बोलना पड़ा था। तो ये प्रधानमंत्री का जो अभी इन्हीं सब घटनाक्रम को आप देखिए कि अल सीसी को इनवाइट करना, उससे पहले इरफान अली को चीफ गेस्ट बनाना। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आपने इरफान अली को चीफ गेस्ट बनाया, जबकि एक सूरीनाम के भी थे कोई, उनको विशिष्ट अतिथि बनाया था। चीफ गेस्ट इन्हीं को बनाया, इरफान अली को ही बनाया। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी भारतीय मुसलमानों के बीच। ये पॉलिटिकल मैसेज भी है, ये इस्लामिक देशों के बीच भी एक मैसेज है कि जो आप हमें समझ रहे हैं कि हम राइट विंग हिंदू पार्टी हैं या हम पूरी तरह से जिहादी मूवमेंट चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो सबको प्रॉपर सम्मान दे रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तो इसके पीछे भी वही मैसेज है। इस्लामिक देशों को भी मैसेज है, ग्लोबल साउथ को भी मैसेज है कि देखिए हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, देखिए हमने पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना वेलफेयर स्कीम्स लिए हैं, हम उनके बीच अपने लीडरों को भेज रहे हैं। अब लेकिन सवाल चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर बात आ जाती है भागीदारी की। भागीदारी की बात आती है कि जब आप इतने ही मुसलमानों के वेलफेयर को सोचते हैं तो कम से कम अपनी पार्टी में 10% नहीं उनकी आबादी से, 5% नहीं उनकी आबादी से 1-2 टिकट दे दीजिए, 3 टिकट दे दीजिए। एक मंत्री तो बना है बिना चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, वो बिना चुनाव समाज का मंत्री है, वो बिना चुनाव लड़े ही ये बनाते हैं ना, कोई जो एकदम ही यस मैन होता है। सवाल ये है कि जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आप रिप्रेजेंटेशन उन पे विश्वास क्यों नहीं व्यक्त करते? मुसलमान के खिलाफ ही भाषण होता है। हाँ, अगर आपको लगता था कि रामपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपको मुसलमानों से बहुत सिंपैथी है, तो आजम खान के खिलाफ एक हिंदू ही आपने क्यों खड़ा किया? आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुसलमान को ही खड़ा कर देते, उस इलाके में एक मुसलमान को ही खड़ा कर देते। तो आप वहां पे फिर हिंदू को खड़ा किए कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम पोलराइजेशन हो। अगर मुजफ्फरनगर हो, वेस्टर्न यूपी में जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से होते हैं, तो उस जगह पे आप मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं देते? आप हिंदू कैंडिडेट ही क्यों देते हैं? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की एक थ्योरी चल रही होती है आपके दिमाग में। तो मेरा ये मानना है कि ये इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि सिर्फ बात नहीं करना है कि पसमानदा का वेलफेयर क्या आपने किया है, आप पसमानदा क्या पार्टिसिपेशन पे क्या सोच रहे हैं। देखिए सिविल सर्विसेज में तो उनके अब लड़के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कंपटीशन में, लेकिन राजनीतिक पार्टिसिपेशन की जब बात हुई, जो बाकी पार्टियां तो इनको जगह दे देती है। ज़्यादा जरूरी है कि उसके फ्रिज में जाके मांस न तलाशें, सुरक्षा का मसला है। वो तो देखिए मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, ये सब कह के मुसलमान के खिलाफ जो वायलेंस एक तरह से स्टेट वहाँ पे क्या एक्शन लेती है? हाँ, ये एक गंभीर सवाल है। यही सब सवाल जो है फिर प्रधानमंत्री के जो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप देने की जब बात आती है, तो यही सब सारे सवाल उनके पीछे भागने लगते हैं। तो ये जो तमाम सवाल है ना, यही प्रधानमंत्री के सामने मुख्य चुनौती है
कि इसका कैसे वो उपाय करें। नेहरू के बराबर अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो नेहरू ने तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और 62 में ही डेथ हो गया था, 62, 63, 64, 64, जब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है उनके डेथ का। तो 12-15 साल का टेन्योर मिला था नेहरू को। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी 10 साल का टेन्योर मिला है। नेहरू ने तो आप सोचिए कि 2 बड़े-बड़े बांध बना दिए, भाखड़ा, हीराकुंड, 2 बड़े-बड़े हॉस्पिटल बना दिए, जहाँ पे भाजपा के नेता इलाज कराने के लिए जब गंभीर होते हैं तो वहीं भागते हैं, कहते हैं बाकी जगह मर जाएंगे, वहीं चलो एम्स में। बड़े-बड़े नेता जो है ना, कभी फोर्टिज और उसमें नहीं जाएगा, वो क्या कहा जाता है, एक दूसरा प्राइवेट है मैक्स, वो कहेगा एम्स में चलो, वहाँ जान बच सकती है। ये नेहरू ने बनाया था, ठीक है कि नहीं। पीजीआई चंडीगढ़ बनाया, जहाँ पे हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के पेशेंट 4 स्टेटों को वो कवर करता है पीजीआई चंडीगढ़। आप और छोड़िए, जितने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो हैं, LIC किसने खड़ा किया? 30 लाख करोड़ की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन आप 6 लाख करोड़ पे ले गए और 6 लाख करोड़ करके वो सब लुटवा दीजिएगा लोगों की संपत्ति, प्राइवेट सेक्टर को, और सब इंश्योरेंस वाले सब खत्म कर देंगे। इस पूरे राम मंदिर तो बनवाया ना, राम मंदिर राम मंदिर से मोक्ष का रास्ता जो है। राम मंदिर तो ठीक वैसे ही हो गया ना, जैसे हिंदुओं के लिए जैसे पैगंबर साहब हो गए। मंदिर बनवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बनवाइए, लेकिन हॉस्पिटल को तो मत बेचिए। हॉस्पिटल में मैक्सिमम हिंदू इलाज कराने जाता है। अगर मंदिर में पूजा करने हिंदू जा रहा है ना, तो हॉस्पिटल में भी इलाज कराने हिंदू ही जा रहा है। मुसलमान तो 20% ही है इस देश में, 80% तो हिंदू ही हैं। उनको अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप ये बताइए कि PSU में नौकरी कौन करता है? मुसलमान थोड़ी कर रहा है, हिंदू ही कर रहा है। तो PSU को क्यों बेच रहे हैं आप? और ऐसे PSU को बेच रहे हैं जो ऐसे PSU को जो नवरत्न है, माल आ रहा है, माल। मतलब कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आप उससे कमाते जाइए। एकदम दुधारू गाय है, उसको भी बेच रहे हैं, उसको भी आप औने पौने दाम में बेचे जा रहे हैं लोगों को। तो सवाल यह है कि नेहरू ने तो बहुत उस 10 साल में कर दिया। आपने 10 साल में एक भी चीज बताइए क्या खड़ा किया? एक भी चीज बताइए कोई ऐसा। हाँ, पार्लियामेंट आपने बनाया, क्योंकि आपको पता था पार्लियामेंट क्या नहीं, वो क्यों आपको पता था कि आप नेहरू की तरह इतने PSU नहीं खड़ा कर सकते। आप एक बात बताइए, ग्लोबल 500 में चाइना के 12-15 पब्लिक सेक्टर हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क अपने पब्लिक सेक्टर को तबाह नहीं करता। और वो चाइना, और वो जो है चाइना के प्राइवेट सेक्टर से भी ऊपर है, चाहे उनके बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे उनका पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे उनका रेलवे हो। टॉप के पब्लिक सेक्टर को चाइना ने जिंदा कर रखा है। इकोनॉमी तो उसने भी खोला, और वो इकोनॉमी करता है ना। और इकोनॉमी 1990 में भी चाइना ने खोला, 1990 में आपने खोल दिया। लेकिन चाइना ने पब्लिक सेक्टर को औने पौने दाम के बेचने वाला इकोनॉमी नहीं खोला। उसने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपटीशन करेंगे। आपने तो कहा कि नहीं, हम ऐसी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे कि औने पौने जनता का जो पैसा है उसको प्राइवेट सेक्टर मित्रों को हवाले कर देंगे और वो फिर इसको चलाएंगे। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, प्राइवेट सेक्टर ने क्या इस मुल्क में किया? तो प्रधानमंत्री जी को पास बताने के लिए नहीं कुछ है, तो उन्होंने पार्लियामेंट खड़ा कर दिया। ये बताएंगे कि हमने संसद बनाया। राम मंदिर, हाँ, राम मंदिर तो विश्व हिंदू परिषद और RSS का योगदान है, उसमें कोई बहुत प्रधानमंत्री का योगदान नहीं है। नहीं, रथ यात्रा में तो निकले रहते हैं। तो ये जो है ना, ये जो पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर को नेहरू ने जो इतना बड़ा खड़ा कर दिया, एग्रीकल्चर को खड़ा किया, इंडस्ट्री को खड़ा किया, और मतलब कि और तो और छोड़िए, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दी देश के अंदर एजुकेशन के सेक्टर में। जियो को एक्सेलेंस नहीं दिए थे। अब आप बात बताइए, ऐसे यूनिवर्सिटियां बना दी जो 21वीं शताब्दी में भी 2000-3000 पे लड़के पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। इन्होंने एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी बताया हो इस देश के अंदर जहां गरीब का बच्चा 500 रुपये में पढ़ दे? और तो और जहाँ 500, 1000, 3000 पे जो लड़के पढ़ रहे थे वहाँ पे फीस ही बढ़ा दी, 70,000, 50,000 रुपये कर दिए। तो फिर नेहरू के बराबर जब कंपेयर होगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा, निष्पक्ष कंपेयर करने वाले लोग हैं। अंतिम में कंक्लूड कीजिए, क्या ये पसमंदा प्रेम हृदय परिवर्तन हो रहा है, ये खाली ये पॉलिटिकल गिमिक है? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, इसी में इनर कंट्राडिक्शन ही बीजेपी के अंदर हो जाएगा। इसको जस्ट हम अभी भी पॉलिटिकल गेम ही मानेंगे। क्योंकि देखिए, मोहन भागवत साहब ने तो अपने बयान से ही साफ कहा है कि एक सिविलाइजेशन की लड़ाई है, हिंदू अवेयर हैं। पसमानदा प्रेम आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए फिलहाल अगर करना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वो वही कर रहे हैं,
जो है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स भी है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर कैसे बने। ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में बड़े हर्डल्स हैं, और हर्डल इसलिए भी है कि ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आबादी इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया की है। तो उसको काउंटर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी साल जो कि G20 भी इंडिया में होना है, G20 में जो एक पार्टिसिपेट करने वाला जो 3 मेंबर होते हैं, एक जो पीछे जहां हुआ है और एक जो आगे जहां होगा, 3 मेन मेंबर होते हैं जो आयोजन समिति में। उसमें एक इंडोनेशिया है जहां वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम आबादी है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने इमेज को बनाए रखने के लिए और पैसे वो करने के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए, ये आपकी पॉलिटिक्स है। डेफिनेटली पसमानदा मुसलमानों की अपनी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ बयान से तो ख़त्म नहीं हो सकता। उसमें वहाँ भी जो है रिसोर्सेज एलिट मुसलमानों के पास ज़्यादा है, ऊंची जाति के मुसलमानों के पास ज़्यादा है। ये एक सच्चाई है, जैसे हिंदुओं में है। तो वो सेम प्रॉब्लम वही है, क्योंकि इसी कल्चर और इसी संस्कृति से सारे पले बड़े हैं, इन्हीं हमारी जातियों से कन्वर्ट भी हुए हैं। तो उसको हल करने के लिए सिंपल बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है, आपको पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। तो ये थे संजीव पांडे साहब। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।